आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा के विकास और इसका महत्व के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में 3 व्यक्तित्व उपस्थित हैं, इनका परिचय मैं साझा करना चाहूँगा। हमारे माझ है हिंदी विश्वविद्यालय हावड़ा के कुलपति प्रोफेसर दामोदर मिश्र सर और सिक्किम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष महोदय हमारे समक्ष उपस्थित है डॉक्टर हरदीप सिंह, और राज्य सरकार की शिक्षा विभाग की हिंदी प्रकोष्ठ की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर छुकी लेप्चा मैडम आज हमारे पास उपस्थित है। आप लोग को सादर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। तो शुरू में मैं कुलपति सर से विनम्र आग्रह के साथ मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि सर, हम नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, पूर्वोत्तर राज्य में रहते हैं जी। तो हमारे भाषा राष्ट्र का जो राजभाषा है हिंदी के विकास के लिए इसके प्रचार के ऊपर क्या कार्य चल रहा है और क्या हो सकता है, इसके ऊपर जानकारी दीजिए ना सर। मूल बात यह है कि पूर्वोत्तर में कई भाषाएं हैं। सिक्किम में विशेष करके जो खबर मुझे मिली है वो 16 भाषाएं यहाँ प्रचलित हैं। 16 भाषाओं में से सबसे प्रमुख जो 4-5 भाषाएं हैं उनमें से लेप्चा है, लिम्बू है, भूटिया है, नेपाली है। ये भाषाएं यहाँ प्रचलित हैं और लोग बोलते हैं, इसमें सब कुछ ठीक है। और यहाँ की जो आबादी है आपस में बात करने के लिए अभ्यस्त हो चुके हैं इन सारी भाषाओं में। मगर यहाँ मैं जहाँ जहाँ गया और लोगों से हिंदी में बात की तो मुझे प्रसन्नता हुई कि वो हिंदी समझते हैं और मेरे साथ विचार विनिमय करते हैं। तो स्वाभाविक रूप में मुझे ये उम्मीद हुई कि यहाँ लोग हिंदी से परिचित हैं और हिंदी के विकास के लिए काफ़ी अवसर यहाँ है। अच्छा। बाद में पता चला कि यहाँ एक हिंदी प्रचार समिति भी बनी है, उसके माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार का प्रयास हो रहा है। स्वाभाविक है कि हिंदी नहीं, किसी भी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जो कई साधन होते हैं, कई बिंदु होते हैं, उनमें से एक है सर्वप्रमुख विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में उसको पढ़ाया जाना। यहाँ जैसे खबर मिली कि सिक्किम विश्वविद्यालय में, जिसमें मैं आया हूँ एक सेमिनार में, जिसमें वहाँ हिंदी में पीएचडी तक की व्यवस्था है, एमए की व्यवस्था के बाद पीएचडी तक की व्यवस्था है। और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग के डॉक्टर हरदीप सिंह जी, वो भी कोशिश में हैं कि वहाँ अपना जो विश्वविद्यालय है उसमें हिंदी स्नातक के स्तर पर पढ़ाई की व्यवस्था उन्होंने कर ली है। वो चाहते हैं कि और बाकी जो महाविद्यालय यहाँ हैं वहाँ अगर हिंदी की पढ़ाई शुरू हो जाए तो इसको भी मदद मिलेगी उस संदर्भ में, और इसके प्रचार प्रसार का एक बड़ा साधन तैयार हो जाएगा। और इसी के साथ भी मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि बाकी जो विद्यालय वगैरह हैं उसमें अन्य माध्यमों के अतिरिक्त हिंदी में भी पढ़ाई हो, हिंदी विषय की भी पढ़ाई हो। ये स्वाभाविक है, ये एक कारण बिंदु होता है। एक जैसे संस्था, और उसके बाद संस्था मतलब प्रचार संस्था की बात मैं कर रहा हूँ। जिस तरह नागरिक प्रचारिणी सभा है, जिस तरह राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा है, उसी तरह हिंदी प्रचार समिति यहाँ बनाई गई है। ये एक बिंदु है। और प्रचार का एक बिंदु शिक्षा निकेतन जो हैं सब, अर्थात विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, वहाँ व्यवस्था हो रही है और चल रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ भी हमने देखा कि बहुत सारे अहिंदी भाषी लोग हिंदी में लिखते हैं। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। अच्छा। और ये भी एक प्रचार का माध्यम है। और इसके अतिरिक्त जो माध्यम है वो तो मीडिया है। तो मीडिया के माध्यम से अगर इसका प्रचार प्रसार ठीक हो, विज्ञापन मीडिया ये भी होते हैं, इसके माध्यम से भी हो सकता है। तो ये सब कार्य जारी है, मगर इसमें और सक्रियता की ज़रूरत है
ताकि हिंदी का सही प्रचार प्रसार हो सके, और मुझे उम्मीद है कि ये सब हो सकेंगे। अच्छा, हरदीप सर, एक ताजुब का बात ये भी है, आप सिक्किम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं जी लेकिन आप पंजाब से संबंध रखते हैं जी तो कैसे आप हिंदी में आए गए सर, और इतना विकास क्रम में आपका योगदान है सर? जी, ये बड़ा रोचक सवाल आपने पूछ लिया कि बीइंग ए पंजाबी में हिंदी में कैसे आ गया। असल में हमारे जो पिताजी थे वो आर्मी में थे, तो उनका तबादला होता रहता था, तो जहाँ भी जाते थे वहाँ फिर हिंदी माध्यम में पढ़ाई करनी पड़ती थी, तो इसलिए फिर मैं हिंदी में आ गया। अच्छा जी। और अभी विकास क्रम में जो हिंदी विश्वविद्यालय, हमारा जो विश्वविद्यालय है सिक्किम का, इसमें हिंदी विभाग का क्या योगदान रहा हुआ है अभी तक सर? जी, जैसे कि माननीय कुलपति दामोदर मिश्रा जी ने कहा है कि यहाँ स्नातक स्तर की जो हैं कक्षाएं चलनी चाहिए। मैंने जब यहाँ 2021 में ज्वाइन किया था तो केवल हिंदी में स्नातकोत्तर कक्षाएं ही चलती थीं, और जैसे कि इन्होंने बताया हम शोध कार्य भी करवाते थे जी। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि यहाँ ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो दूसरे प्रांतों से आते हैं, जैसे आसाम से या यूपी से, तो सिक्किम के बहुत कम होते हैं एमए हिंदी में एडमिशन लेने के लिए। उसकी वजह ये है कि यहाँ स्नातक स्तर पर कोई प्रबंध नहीं किया गया, ना तो सरकार की तरफ से, ना पहले जो चला रहे थे उन्होंने कुछ सोचा। तो सबसे पहला कार्य हमने ये किया कि सिक्किम विश्वविद्यालय में हमने हिंदी की स्नातक कक्षाएं आरंभ की हैं। अच्छा। अब जैसे कि भारत सरकार की नई शिक्षा प्रणाली आई है, आरंभ हुई है, उसमें भी ये व्यवस्था है कि एक तो आप कोर कोर्स के ऊपर अपना फोकस केंद्रित करते हैं और दूसरा माइनर भी करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो दूसरे विषय पढ़ने वाले हैं, जो विज्ञान पढ़ने वाला है वो भी हिंदी पढ़ सकता है। पहले ये होता था अगर आपने विज्ञान में चले गए तो आपने विज्ञान की ही पढ़ाई पढ़नी है, लेकिन अभी जो नई शिक्षा प्रणाली है उसमें विज्ञान का छात्र हिंदी भी पढ़ सकता है, हिंदी भी पढ़ सकता है, संगीत भी पढ़ सकता है, मनोविज्ञान भी पढ़ सकता है माइनर लेवल पर, तो उसकी व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन सिक्किम का जहाँ तक सवाल है तो यहाँ मैं समझता हूँ कि स्कूलों में +2 तक हिंदी को अनिवार्य किया जाना चाहिए या ऐच्छिक रूप से भी रखना चाहिए, क्योंकि भाषा अगर हम थोपते हैं तो वो कोई उसको लेने को तैयार नहीं होता। लेकिन अगर आप ऐसी व्यवस्था करते हैं कि जिसकी रुचि है वो ले ले, तो फिर व्यक्ति इसके लिए आ जाएंगे, विद्यार्थी पढ़ने के लिए आ जाएंगे। और दूसरी बात, जो यहाँ महाविद्यालय हैं उनमें अगर स्नातक स्तर की कक्षाएं शुरू कर दी जाएं, जैसे कि अभी हमारा सिक्किम विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो हम लोगों ने स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है और वो बड़ा ही उपयोगी पाठ्यक्रम है। अच्छा। मिसाल के तौर पर हम इसमें पत्रकारिता भी बताते हैं, हम सृजनात्मक लेखन भी बताते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको कहानी लिखनी है तो कहानी कैसे लिखनी है, अच्छा। अगर आप कविता लिखना चाहते हैं तो अच्छी कविता आप कैसे लिख सकते हैं, अच्छा। और अगर आप कुछ और नाटक लिखना चाहते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी व्यवस्था जो है हमने कर दी है। तो इससे क्या है, एक तो आपकी रुचि का विकास होगा और दूसरा ये भी देखा जाता है कि इसमें रोज़गार के अवसर कितने हैं। अच्छा। और आजकल तो आप देखेंगे कि डिजिटल ज़माना है और सब लोग इंटरनेट के ऊपर अपना अपना अभिव्यक्ति करते हैं, तो उसके लिए आजकल एक नया फील्ड बना है जिसे कहते हैं कंटेंट राइटिंग। अच्छा। अगर आप वैसी सामग्री लिखते हैं जिसे आप इंटरनेट पर उपलब्ध करा सकते हैं, आजकल ब्लॉगर्स बहुत आ गए हैं, तो ब्लॉग्स बहुत लिखे जाने लगे हैं। अगर हम न्यूज़ चैनल्स को भी देखते हैं तो उनका न्यूज़ चैनल तो चलता चलता है, साथ में उससे जुड़ा हुआ ब्लॉग भी होता है। तो सिक्किम में मेरे हिसाब से सामान्य स्तर पर तो हिंदी सब जानते, समझते, बोलते हैं, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा और प्रोन्नत किया जाए, अच्छा। तो स्कूलों के स्तर पर अगर हिंदी लगाई जाएगी तो रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे। क्योंकि यहाँ मुझे पता चला है कि जो पोस्ट खाली हैं हिंदी वाली, अच्छा। पूरी पोस्ट भरी भी नहीं गई हैं। अच्छा। तो अगर आप हिंदी रखते हैं स्कूलों में तो एक तो नया रोज़गार मिलेगा, और अगर महाविद्यालय स्तर पर आप करते हैं तो कॉलेज स्तर पर भी नए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे, और जो हिंदी सीखने के इच्छुक हैं उनको भी अवसर इसमें मिलेगा। अच्छा जी। तो मैडम, आप सिक्किम से बिलोंग करती है और सिक्किम की आप लेप्चा कम्युनिटी से है, तो आपका मातृभाषा
लेप्चा है, लेकिन आपका हिंदी में रुचि कैसे बढ़ गई? दरअसल सर ऐसा हुआ कि मैं बचपन से वनस्थली विद्यापीठ पढ़ी हूँ और ये भारत सरकार की एक स्कीम थी जिसके अंतर्गत हम सिक्किम से 13 जन जो लड़कियां हैं वहाँ पर जाकर एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय में हम लोगों ने प्रवेश लिया और पहली कक्षा से मास्टर तक वहीं पर हमने हिंदी की शिक्षा ली। तो इससे हम लोगों की रुचि जो है वो हिंदी की तरफ ज़्यादा हो गया हमारा, उसकी तरफ हमारा रुझान बढ़ा और धीरे धीरे इसके करते करते हम लोगों ने पहली क्लास से लेकर मास्टर तक की पूरी शिक्षा करने के बाद फिर मैंने अंबेडकर यूनिवर्सिटी से ये की मतलब PhD की डिग्री हासिल की 2013 में। अच्छा, उसके बाद सीधा आप राज्य सरकार की शिक्षा विभाग में आ गया या? जी, PGT के इंटरव्यू में मैं 2002 से नियुक्त हुई मैं जी PGT हिंदी में। अच्छा, तो अभी आप तो कोऑर्डिनेटर हैं जी, शिक्षा विभाग की समन्वयक है आप, तो वहाँ पे जो हमारा भाषा प्रकोष्ठ की हिंदी प्रभाग में आप कोऑर्डिनेटर है, समन्वयक है। क्या काम चल रहा है हिंदी विकास के ऊपर? हिंदी विकास के संदर्भ में बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, जैसे कहीं पर मतलब यहाँ पर जैसे विश्वविद्यालय इस प्रकार से जो आयोजित करते हैं ये कार्यशाला या और केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा जो आयोजित किए जाते हैं, इन सारे कार्यक्रमों में हम सहभागिता लेकर और इसके विकास में हम औरों को भी जागरूक करते हैं। अच्छा, कि तो हमारे साथ साथ जितने अध्यापक गण होते हैं वो भी हमारे साथ रुचि लेते हैं, वो भी हमारे साथ मतलब रुचि लेकर इस विषय को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। अच्छा, मिश्र सर, विशेष करके हिंदी के विकास के लिए और उसके अनुवाद में क्या क्या भूमिकाएं होना चाहिए और उसके क्या क्या कार्य भी चल रहा है, इसमें जानकारी दीजिए सर। साधारणतः एक बहुभाषाई देश में एक दूसरे को अगर जानने का कोई साधन है तो वो सबसे बड़ा साधन साहित्य है। अच्छा, उसका अगर अनुवाद अन्य भाषा में ना हो तो जानकारी फिर अधूरी रह जाएगी या हम अपूर्ण रह जाएंगे एक तरह, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा ये एक संयुक्त राष्ट्र है भारतवर्ष जो है, और भाषाई आधार पर विभिन्न राज्य यहाँ हैं, कई भाषाएं यहाँ हैं, तो परस्पर को जानने के लिए अनुवाद ही वैश्विक स्तर पर और देशीय राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र माध्यम होता है अनुवाद। तो स्वाभाविक रूप में अनुवाद को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो हम लोग जब अनुवाद करते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में, उसमें एक भाषा होती है स्रोत भाषा और एक भाषा होती है लक्ष्य भाषा। अच्छा, एक अनुवादक को चाहिए कि दोनों भाषाओं का ज्ञान उसको हो। जानकारी के बिना अनुवाद वास्तव में ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। तो स्वाभाविक रूप में दोनों भाषाओं की जानकारी के साथ आवश्यक यह है कि उसमें स्रोत भाषा बोलने वाले तो खुद ही तो जानते हैं अपने बारे में क्या है क्या नहीं, किंतु लक्ष्य भाषा से जिससे हम अनुवाद करेंगे तो वहाँ की जो संस्कृति है उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उस सांस्कृतिक जानकारी के बिना हम अपनी भाषा में जिसमें हम अनुवाद करना चाहते हैं तो वो सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। मुख्य रूप से ही यही सबसे बड़ी चुनौती होती है कि सांस्कृतिक स्तर पर कैसे, और उसको साधारणतः हमारे पूरे भारतवर्ष में हम लोग देखें तो राम संस्कृति अथवा कृष्ण संस्कृति अर्थात धार्मिक संस्कृति जो है फैली हुई है। कहाँ कृष्ण जन्म हुए थे? मथुरा में, और उनकी पूजा हो रही है असम से लेकर के पूरे उड़ीसा, बंगाल, विभिन्न सुदूर प्रांत में। कहाँ राम अयोध्या में पैदा हुए थे? अर्थात ये जो सांस्कृतिक माहौल है, इस सांस्कृतिक माहौल की जानकारी प्राय होती है, किंतु स्रोत भाषा की जो सांस्कृतिक स्थिति है उसके बारे में जानकारी अगर रखेंगे तो सहूलियत होगी अनुवाद में। अनुवाद सबसे बड़ा माध्यम है हमारे बीच सौहार्दपूर्ण परिवेश को तैयार करने के लिए, राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत करने के लिए। अच्छा सर, सर ने तो बहुत सारा अनुवाद कार्य किया हुआ है, तो बहुत सारा अनुभव भी है। इसके ऊपर भाई पीछे क्वेश्चन भी करूँगा, आपका प्रश्न रखूँगा। तो सर जी, भाषा विकास के लिए और हिंदी भाषा दूसरे अंतर्भाषा के साथ, दूसरे भाषा के साथ इंटरलिंक है, हाँ, संबंध स्थापित है, तो और इसके विकास के लिए बहुत सारा सृजनात्मक कार्य भी करना है सर, और इसके ऊपर भाषा के विकास के लिए और क्या करने चाहिए? जी, जैसे कि अभी कुलपति सर ने बताया है कि अनुवाद कार्य बहुत आवश्यक है,
तो हम लोगों ने भी अभी जो स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम है उसमें अनुवाद को रखा गया है। जी। जैसे कि उन्होंने बताया है कि अनुवाद का मतलब ये नहीं कि आपने शब्दकोश उठाया और उसका अर्थ उठा करके उधर रख दिया लेकिन उसका भाव ना मिले, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो सांस्कृतिक अनुवाद या जिस भाषा से आप दूसरी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं तो उस भाषा को बोलने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका भी असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बतलाता हूँ कि किसी ने एक अनुवाद किया कि उसने ट्यूब में ट्रैवल किया, ट्यूब में यात्रा की। तो अब हिंदी भाषी जो होगा वो सोचेगा भी कौन सी ट्यूब में यात्रा करी, जबकि जो लंदन है, यूके है, वहाँ जो ट्रेन को ट्यूब कहते हैं। तो अगर आपको उसकी पृष्ठभूमि का पता है तो आप बताएंगे कि उसने रेलगाड़ी में यात्रा की, ट्रेन में यात्रा की। अगर आप कहोगे ट्यूब में यात्रा करी तो वो हास्यास्पद हो जाएगा। अच्छा। तो हर भाषा का अगर आप अनुवाद करते हैं तो उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक हालत और विशेष तौर पर उसके मुहावरे पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर दो भाषाएं हैं तो उनका मुहावरा भी अलग होता है। और कुलपति महोदय ने तो काफ़ी अनुवाद कार्य किया भी है। अच्छा जी। अच्छा मैडम, आपने भी बहुत सारा अनुवाद का कार्य किया हुआ है अभी, जैसे लेप्चा से हिंदी में बहुत सारा अनुवाद किया हुआ है। किन किन अनुवाद किया और इसका अनुभव कैसा रहा आपको? जी, अनुवाद के कार्य मतलब जो अनुवाद का काम था उसमें अनुभव तो बहुत अच्छा रहा जी। और बहुत सारे जितने भी देसी शब्द को उसको हिंदी में ले जाने में काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी थी हमें। जैसे एक बार मतलब कोई किसी पेड़, क्योंकि ये इलाका पूरा पहाड़ी है और जो भी कहानियाँ हमें मिलती वो पहाड़ों से जुड़ी हुई, यहाँ के जंगल वन, तो जो वनस्पति यहाँ पाई जाती है वो मैदानी इलाकों में नहीं पाई जाती, तो उनके नामों को क्रम में रखना एक बहुत बड़ी चुनौती रही हमारे लिए। अच्छा। और इसके अलावा फिर इसके बावजूद भी हम लोगों ने थोड़ा मतलब ये जांच पड़ताल करके और उनसे किताबों के रेफरेंस लेकर हम लोगों ने बहुत सारे मतलब कहानियों का अनुवाद किया। जैसे ये लेप्चा के एक प्रसिद्ध लोक कथा है, ये रुंग्यू रंगीत का ना, टिस्टा रंगीत, इसके कहानी का अनुवाद किया। और ये एक तंबम फूल करके टोटला के फूल के ऊपर किया। और एक रानी जो लाशिमित बंदी थी तो उनकी मतलब उनसे जुड़ी हुई कहानियों का मैंने अनुवाद किया। अच्छा। और आने वाले दिन का क्या प्रयास है आपका? हमारा प्रयास तो हमेशा लोक साहित्य और ये हिंदी साहित्य को जोड़ने का ही प्रयास होगा, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं इस क्षेत्रता के प्रभाव को थोड़ा और भी ज़्यादा इसको विस्तृत बनाने के हम हिंदी के साथ जुड़ना चाहेंगे। अच्छा। तो भविष्य में हमारा काम यही होगा कि हम हिंदी के साथ जुड़ के एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म औरों को भी दें, मतलब यहाँ की अन्य भाषाओं को भी एक अवसर मिले। अच्छा जी। तो सर आज तो आप सिक्किम में आए हुए हैं। हाँ? सिक्किम के जनधन के साथ ही टेलीविज़न के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। तो हमने सुना है आपने बहुत सारा अनुवाद का कार्य किया हुआ है और एक बहुत प्रेरणादायी कार्य भी आपने किया हुआ है। आपका भी अनुभव प्रेषण कर दीजिए सर। हमने कई प्रदेशों से अपना संपर्क रखा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश से उड़ीसा, उड़ीसा से फिर बंगला से बिहार। तो स्वाभाविक रूप में इसके प्रति हमारे मन में एक प्रेरणा जगी कि इन प्रदेशों की जो भाषा का साहित्य है उसका अगर अनुवाद हो, और चूँकि मैं वहाँ उपस्थित हूँ, जानकारी प्राप्त करके ज़रूरत पड़ने पर वहाँ के लोगों से जो समझ में नहीं आएगी बात, क्योंकि कुछ बातें होती हैं, अभी हमारे हरदीप जी ने बताया और मैडम ने भी कहा, सांस्कृतिक अनुवाद के साथ लोक साहित्य का अनुवाद जो है वो सबसे कष्टकर होता है। अच्छा। कुछ अनुवाद क्योंकि वो बिल्कुल किसी एक जाति या किसी एक संप्रदाय विशेष से वो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, तो उसकी जानकारी अगर सही ढंग से नहीं होगी तो फिर उसका अनुवाद उस ढंग से नहीं हो पाएगा। इसके साथ एक और स्थिति आती है ध्वन्यात्मक अनुवाद। अच्छा। क्योंकि कुछ ध्वन्यात्मक शब्द हुआ करते हैं प्रत्येक भाषा के, जिसमें अतिरिक्त देखिए वो तत्सम प्रधान शब्द अगर आ जाएं, और हिंदी में दो शैलियां हैं, एक तत्सम प्रधान शैली और एक जो है अरबी फारसी मिश्रित शैली, एक प्रेमचंद की शैली और एक जो है हमारे
राजा लक्ष्मण सिंह की शैली, प्रेमचंद की शैली जो है वो शिव प्रसाद सितारे हिंद की शैली थी। तो ये दोनों शैलियाँ अभी हिंदी में प्रचलित हैं और कहीं जाकर के दोनों मिलकर के भी एकाकार हो जाती हैं शैलियाँ। तो उस संदर्भ में ध्वन्यात्मक बातों के साथ साथ जो मूल तत्सम शब्दावली जिस भाषा में होती है, जैसे एक उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, निराला जी हिंदी के थे, मगर वो जब लिख रहे हैं हमारे विभिन्न जो कविताएं उनकी हैं, विशेष करके जो गीत हैं, भारती जय विजय करे। अच्छा। तो इसमें तो ये बंगला में जो सारे शब्द हैं हिंदी में ही वही हैं। अथवा रविंद्रनाथ को ले लीजिए, सबसे सहूलियत हिंदी भाषियों के लिए गीतांजलि समझने में होती है। क्यों? इसलिए कि उसमें अधिकतर तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग है। और रामचंद्र शुक्ल ने इसीलिए कहा था कि हिंदी से अगर किसी भारतीय भाषा का ज़्यादा लगाव है और साम्य है तो वो बंगला है। क्योंकि रविंद्रनाथ की एक पंक्ति लीजिए गीतांजलि की, जिसमें वो कहते हैं अंतर मम विकसित करो अंतरतर है। ये तो सारे के सारे शब्द जो हैं हिंदी के भी उसी रूप में ही हैं। और सबसे प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय गीत है जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, तो उसमें तो हिंदी और बंगला दोनों को खाली लिप्यांतर कर दीजिए तो अनुवाद संभव हो जाएगा। तो इसलिए एक संभावनाएं काफ़ी हैं, उसको तलाशना है और इस काम को आगे बढ़ाना है। तब देखिएगा और राष्ट्र के लोग जो हैं और काफ़ी नज़दीक आएंगे। अच्छा, अभी तक कितना अनुवाद किया चुका है सर आपने? अनुवाद छुटपुट अनुवाद काफ़ी है। उड़िया से, उड़िया की कहानियाँ जो हैं, फ़कीर मोहन सेनापति की कहानियाँ जो प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने किसान पर पहला उपन्यास लिखा था 6 माण 8 गुंठ, 40 साल बाद फिर उसी परंपरा को आगे प्रेमचंद ने बढ़ाया था गोदान के माध्यम से, उनकी कहानियाँ हैं। और साथ ही हमारे वहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कृत कवि सच्चिदानंद राउत राय हैं, उनकी कई कविताओं का अनुवाद हुआ है। और चूँकि बंगला में 30-40 साल हुए बस चुका हूँ मैं आकर के नौकरी के सिलसिले में। अच्छा। तो इसलिए बंगला जैसे लगता है कि हमारी अपनी ही भाषा हो गई है। तो स्वाभाविक के रूप में हमको 2 कवि बंगला के सबसे अत्यंत प्रिय लगे थे, शरचंद्र वगैरह तो हैं ही, उसके साथ रविंद्रनाथ, और मैं जहाँ हूँ आसनसोल में, वहाँ एक बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं काजी नजरुल इस्लाम। अच्छा। तो उनकी एक कविता का संग्रह है अग्निवीणा। उस अग्निवीणा ने मुझे काफ़ी आकृष्ट किया था, जिसमें बोलो वीर सदा उन्नत मम शीर, शीर निहार नत शीर वो सिर सही मादरीर। तो इसमें अनुवाद में बड़ी सहूलियत भी होती है और ये जो ध्वन्यात्मकता इसमें है और जो छंदबद्धता है वो भी बड़ा आकर्षण का विषय है। तो इसका अग्निवीणा तथा अन्य कविताएं इसी नाम से ही इसका अनुवाद है। और सबसे प्रसिद्ध कविता इसकी है विद्रोही, और उनको विद्रोही कवि के रूप में भी लोग जानते हैं। अच्छा अनुवाद उनका, क्योंकि उनकी भाषा में अधिकतर तत्सम शब्द तो हैं ही, अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है अधिकतर। अच्छा। तो इसीलिए वो अनुवाद इस तरह भारतवर्ष में, क्योंकि एक समय तो पराधीन भारतवर्ष में जब मुगलों का जमाना था, अरबी फारसी के शब्द प्राय सारी भाषाओं ने ले लिया है, स्वाभाविक रूप में ही आए हैं। अंग्रेजों के साथ ऐसा नहीं हुआ, कतिपय शब्द आए, मगर सबसे अधिक शब्द हम लोगों ने भारतीय भाषाओं ने लिए हैं अरबी फारसी से। अच्छा। मुगलों के ज़माने में। अच्छा। सर, विशेष करके आप सिक्किम विश्वविद्यालय से हमारा हिंदी विभाग के अध्यक्ष है, तो सिक्किम राज्य में भी हम भुटिया, लेप्चा, नेपाली, और उसमें उपजाति बहुत सारे भी है इसके अंदर में। तो हमारा कार्यक्रम का मकसद भी है कि हर जाति समुदाय हिंदी भाषा का विकास करना चाहिए, क्योंकि हमारा राजभाषा भी है। और भारत के हर कोने में, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, हर कोने कोने में हमारा भाषा का प्रयोग होता है। और चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, चाहे अल्प शिक्षित हो, हर हम एक से दूसरे में आदान प्रदान करने का भाषा हिंदी है। और उसके विकास के लिए और क्या करना चाहिए, आपको क्या सुझाव देंगे सर? जी भीम जी, बात ऐसी है कि अभी बैठे बैठे मेरे मन में एक तो ये आ रहा था कि विशेष रूप से अगर कोई
यहाँ का विद्यार्थी हिंदी में आना चाहता है, तो अगर सिक्किम सरकार कोई छात्रवृत्ति देती है जिससे उसको प्रोत्साहन मिल जाए, नहीं तो ये सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं कोई भी भाषा क्यों सीखूं। मान लो अब मैं सिक्किम में हूँ, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, अगर मैं सोचूं भी मैं लेप्चा क्यों सीखूं, मैं भूटिया क्यों सीखूं, ऐसे ही यहाँ का लेप्चा और भूटिया वाले बोलने वाले भी ये सोच सकते हैं भी हम हिंदी क्यों सीखें। तो उसका एक ही है कि उसकी अगर उपयोगिता समझ में आ जाती है तब हम उस चीज़ को जानना चाहते हैं। जब हम उसको उपयोगी बनाएंगे, हम देखेंगे कि क्या इससे हमारा जीवन स्तर अच्छा बनता है, क्या इससे हमारी सोच पहले से बेहतर बनती है, क्या इससे हम पहले से बेहतर इंसान बनते हैं इस साहित्य को पढ़ने से, तब व्यक्ति की इसमें रुचि बनेगी। क्योंकि इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है कि भाषा क्या है। भाषा एक माध्यम है। किस चीज़ का माध्यम है? आपके भावों और विचारों का। तो अगर आपके भाव श्रेष्ठ हैं और विचार आलीशान हैं तो आपकी भाषा भी श्रेष्ठ और आलीशान बन जाएगी और कोई भी उसकी तरफ आकर्षित बन जाएगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि भावों का, और भाव पैदा होते हैं क्योंकि ये एक प्रोसेस है कि आजकल सूचना क्रांति का युग है। आपको सबसे पहले एक सूचना मिलती है, उस सूचना को सुनकर आपकी वृत्ति में परिवर्तन आता है, और जब वृत्ति में परिवर्तन आता है तो आप कर्म करते हैं, और जो आप कर्म करते हैं उससे आपकी जो कर्म आप बार बार करते हैं वो आपकी आदत बन जाता है, और जब आपकी आदतों का समूह है वो आपका व्यक्तित्व बन जाता है। तो अब व्यक्तित्व का बीज क्या है? व्यक्तित्व का बीज है आपका संकल्प, आपका विचार, आपका भाव। अच्छा, अब जो हमारा भाव है या विचार है या संकल्प है, इसके फिर से 3 मूल कारण बनते हैं। पहला तो ये सूचना, आपको सूचना मिली, इसी आधार पर आजकल भारत में हम देखते हैं कि दंगा फसाद भी हो जाता है गलत सूचना से, है ना। दूसरा होता है हमारा पहले का अनुभव, और जो हमने पहले अनुभव किया होता है, आपने जैसे आज हमें बुलाया तो ये आपके अनुभव में चला गया, आपको मालूम है अच्छा मैं इनको बुलाऊंगा तो ये ऐसे बोलेंगे, तो एक्सपीरियंस आ गया ना। और फिर तीसरा होता है मूल कारण उसका कि आपका सूचना होगी, आपका अनुभव हो गया, और तीसरा मुख्य कारण है आपकी मान्यताएं। अब जैसे हम पंजाब में हैं तो हमारी मान्यताएं और तरह की होंगी, हम सिक्किम में आ गए हैं तो सिक्किमी जो लोग हैं इनकी मान्यताएं कुछ और तरह की होती हैं। उसी प्रकार से हर क्षेत्र, हर संस्कृति, हर भाषा वालों की कुछ मान्यताएं भी होती हैं जिनके आधार पर हमारे संकल्प चलते हैं, संकल्प के आधार पर भाव बनते हैं, फिर भाव जब अभिव्यक्त होते हैं तो वो भाषा और साहित्य का रूप ले लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदी को भी समुन्नत होना चाहिए और समुन्नत विचारों को धारण करके। और दूसरा, उपयोगिता कैसे है हिंदी की, वो ऐसे है जैसे अब हम सिक्किम में हैं, मेरे साथ चुकी लेप्चा जी बैठी हैं और ये लेप्चा की ज्ञाता हैं। अब अगर लेप्चा को आपको हिंदी जगत से परिचित करवाना है तो लेप्चा का अनुवाद हिंदी में जाना चाहिए ताकि हिंदी वाला समझ सकें कि लेप्चा वाले कैसे सोचते हैं, भूटिया वाले कैसे सोचते हैं, इनका साहित्य कैसा है। तो ये आदान प्रदान होता है। तो भाषा में सबसे ज़्यादा विघ्न तब आता है जब हम एक दीवार खड़ी कर लेते हैं कि नहीं, हमने नहीं सीखनी। तो वो जो बैरियर्स हैं, वो जो दीवारें हम खड़ी कर लेते हैं, उनको गिराना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो सर आज हम बैठे और चर्चा किया कि हिंदी भाषा के विकास की ओर और पूर्वोत्तर राज्य में क्या करना चाहिए और उसके ऊपर युवाओं को कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए, इसके ऊपर हम जानकारी दिया। तो हमारा समय भी अभी पूरा हो चुका है, इसलिए हमारा कार्यक्रम ये विसर्जन करने जा रहे हैं। तो आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हमने भाषा के विकास में हिंदी का प्रयोग, जो हमारा राजभाषा है, इसमें हर समुदाय, हर जाति आगे आके हम इसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि आने वाले दिन में हमारा हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा बन सके और राष्ट्र का विकास हो जाए भाषा के क्षेत्र में, और दूसरी भाषा के साथ सम्मिलित होकर राष्ट्र में और दूसरी भाषा का भी विकास करें। वे मकसद लेकर हमें आगे बढ़ने के लिए सोच बनाना चाहिए। इसी के ऊपर हमारा कार्यक्रम ये विसर्जन करने जा रहे हैं। आने वाले दिन में फिर हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। तो सर जी, आप लोग हमारे पास आए, मैडम आप हमारे पास आए, तो इतना जानकारी दी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका भी पांडे जी, आपको सबको भी